गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सार्वभौमिकरण को पढ़ा था। आज हम स्थानीयकरण को पढ़ेंगे। स्थानीयकरण यानी कि पैरोकियलाइजेशन। कल हमने यूनिवर्सलाइजेशन को पढ़ा था और आज हम पैरोकियलाइजेशन को पढ़ेंगे। इसमें भी महान परंपरा और लघु परंपरा का महत्व है, तो दोनों की अंतःक्रियाएं हैं। देखते हैं कि किस प्रकार अंतःक्रिया से स्थानीयकरण होता है। सार्वभौमिकरण के विपरीत स्थानीयकरण की अवधारणा की भी सबसे पहले जो चर्चा की थी वो मॉरिस ऑपलर ने की थी, किंतु बाद में मैकिम मैरियट ने इसका उल्लेख किया और जिसमें उन्होंने धार्मिक विश्वासों से इसको जोड़ दिया। स्थानीयकरण की अगर हम परिभाषा देखते हैं या हम उसका अर्थ देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्थानीयकरण को साधारणतः संकीर्णतया, देहातीकरण, ग्रामीयकरण के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अंग्रेजी के पोरेकियलाइजेशन यानी कि पोरेकियल का अर्थ संकीर्ण होता है, जिसका आशय हुआ कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो समूह की भावना को संकीर्ण बना देती है उसे स्थानीयकरण की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। ऑपलर ने इसे संकीर्णता के रूप में ही देखा है, किंतु मैकिम मैरियट ने इसे लघु परंपरा और बृहद परंपरा से संबंधित होकर इसको परिभाषित किया है। बृहद परंपरा तत्वों का नीचे की ओर बढ़ना और उसको लघु परंपरा के तत्वों में मिल जाना ही स्थानीयकरण की प्रक्रिया है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि महान परंपरा जब संकुचित होकर और एक छोटे से मात्र रूप में ही एक सीमित रह जाती है और जो अधोगति होती है, नीचे की ओर आती है, इससे इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। यह अपना जो इसका व्यवस्थित रूप है उसको खो देती है और वह लघु परंपरा का अंग बन जाती है, जिसको स्थानीयकरण के नाम से जाना जाता है। कुछ संस्कृतियों के पुरानी पड़ जाने पर उसकी बृहद परंपराएं परिवर्तित हो जाती हैं और उस अवस्था में उन परंपराओं का स्थानीय विश्वासों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। इस प्रकार बृहद परंपरा के अनेक तत्व या कर्मकांड व विश्वास आदि लघु परंपरा या स्थानीय विशेषताओं के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को स्थानीयकरण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। स्थानीयकरण साहित्यिक एवं धार्मिक स्वरूपों आदि को स्थानीय बनाने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भारत की देशी सभ्यता के अंतर्गत लघु समुदायों की एक विशिष्ट रचनात्मक क्रियाओं को प्रदर्शित करती है। मॉरिस ऑपलर ने सबसे पहले स्थानीयकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, और मैकिम मैरियट ने इसका प्रयोग ऑपलर से भिन्न अर्थों में किया। मैकिम मैरियट ने उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले में स्थित किशनगढ़ी नामक गांव के अपने अध्ययन में महान और लघु परंपराओं के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं के आधार पर स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणाओं का विकास किया। मैकिम मैरियट के अनुसार बोधगम्यता के क्षेत्र को सीमित करने, व्यवस्थित और चिंतनशील आयामों में कमी लाने, साहित्यिक रूपों में अभाव की प्रक्रिया को स्थानीयकरण या संकीर्णताकरण अथवा संकुचितीकरण का नाम दिया गया। मैकिम मैरियट ने जब महान परंपरा के सांस्कृतिक तत्वों की गति नीचे की ओर होती है, इस दौरान उसका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। वे लघु परंपरा की गति लघु परंपरा के सुगठित भाग बन जाते हैं और इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण या संकीर्णताकरण या देशीयकरण कहते हैं। तो मैरियट ने गोवर्धन पूजा, नोरता के उदाहरणों को बताया है और इन्होंने इन्हीं के द्वारा स्थानीयकरण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार से मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी गांव के अध्ययन के आधार पर बताया
कि जब बृहत परंपराओं में गांव की स्थानीय विशेषताओं का समावेश हो जाता है तो ये प्रक्रिया स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहलाई जाती है। इसकी उपयोगिता और महत्व के संबंध में ग्रामीण समाज अनभिज्ञ होता है, यहाँ तक कि सभी के विचार भी इनके विषय में अलग अलग होते हैं। परिणाम स्वरूप एक ही बृहत परंपरा से आने वाली पद्धतियां एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो जाती हैं अथवा उनमें स्थानीय विशेषताओं का समावेश हो जाता है। तो मैकीमेरिट कहते हैं कि सामान्यतः बृहत परंपराएं स्थानीय परंपराओं के विकास में रुकावट का कार्य करती हैं। इस कारण अनेक लघु परंपराएं इन बृहत परंपराओं के विकास में अवरोध उत्पन्न करके उनके प्रभाव को कम कर देती है। इसका परिणाम यह होता है कि बृहत परंपराओं के अंतर्गत अनेक स्थानीय परंपराओं का विकास हो जाता है और यह संस्कृति का अपविकास है, जिसको कि स्थानीयकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम इस स्थानीयकरण की जो विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। स्थानीयकरण एक ऐसी परंपरा है जिसके द्वारा किसी समाज की बृहत परंपराओं के अंदर एक स्थान विशेष के विश्वासों और कर्मकांडों का समावेश हो जाता है। स्थानीयकरण की परंपरा में बुद्धि और विवेक को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि स्थानीय विश्वासों के अनुसार बृहत परंपरा में होने वाले परिवर्तनों को तार्किक अथवा बौद्धिक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया बृहत परंपराओं को उनके मूल रूप से बहुत दूर ले जाती है और बृहत परंपराओं का जो उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो मिलता है उसका स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और उसको एक नवीन स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। तो बृहत परंपराएं अत्यंत व्यवस्थित रूप में होती हैं, किंतु उनका स्थानीयकरण हो जाने पर उनसे संबंधित व्यवहारों और कर्मकांडों में कोई व्यवस्था नहीं रह जाती है। तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया किसी परंपरा के द्वारा संपूर्ण समूह की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि इसके द्वारा एक छोटे समूह के विचारों, अनुभव और विश्वासों को ही महत्व दिया जाता है। अब हम मैकीमेरिट ने जो अपना अध्ययन किया है किशनगढ़ी गांव में, तो उन्होंने 2 पर्व देखे हैं। एक तो उन्होंने बात की है गोवर्धन पूजा की और दूसरी बात इन्होंने की है नवदुर्गा नौरते जो होते हैं नवदुर्गे की जो पूजा की जाती है नवरात्रों में, वो वाली। तो 2 प्रकार की इन्होंने पूजा को इन्होंने लिया है। एक इन्होंने देखा है मैकीमेरिट ने किशनगढ़ी के गांव में कि गोवर्धन पर्व के आधार पर स्थानीयकरण की प्रक्रिया को इन्होंने इस प्रकार से समझाया है कि जो महान परंपराओं से लघु परंपराओं तक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के एक अधोमुख संप्रेषण के अंतर्गत होते हैं। किशनगढ़ी गांव के लोग गोवर्धन पर्व के संबंध में कम से कम 2 कहानियों का उल्लेख करते हैं। दोनों ही कहानियां स्पष्टतः 10वीं शताब्दी के एक संस्कृत ग्रंथ भागवत पुराण की 10वीं पुस्तक से ली गई है। इस संस्कृत पुस्तक का सार, जिसमें श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सम्मिलित है, हिंदी की पुस्तकों द्वारा गांव वालों में काफी लोकप्रिय हो चुका है, जिनमें से 19वीं शताब्दी की हिंदी पुस्तक प्रेम सागर में इसका उल्लेख मिलता है। इस महान परंपरागत ग्रंथ की कहानी, जो कि सर्वाधिक समान रूप से गोवर्धन पूजा के महात्म्य को स्पष्ट करती है, किशनगढ़ी से 40 मील दूर गोवर्धन पर्वत स्थित है। इस कहानी में कृष्ण ब्रज के ग्वालों से इंद्र की पूजा करने के बजाय, जो कि बहुत दूरी पर है, नजदीक के गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहते हैं। ग्वाले कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। अपनी पूजा न करने से इंद्र क्रोधित होकर ग्वालों और उसके पशुधन को नष्ट करने के लिए मूसलाधार वर्षा करते हैं। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और सभी लोग उस पर्वत के नीचे खड़े होकर वर्षा से अपनी रक्षा करते हैं तथा सभी बच जाते हैं। वर्तमान में भी लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा तथा पूजा का एक वार्षिक उत्सव, जो मथुरा जिले में मनाया जाता है। जब उपरोक्त महान परंपरागत गाथा किशनगढ़ी के त्योहार में अनुष्ठानिक स्वरूप तक पहुंची, तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें जुड़ गई जिनका महान परंपरा से कोई संबंधित नहीं था। यानी कि ये जो कथा है ये कहाँ से निकली है? ये पुराणों से निकली है।
तो पुराणों से इसको लिया गया है, श्री कृष्ण के संबंध में है। और लेकिन जब ये किशनगढ़ी गांव तक पहुंची तो इसका पुराणों से कोई संबंध नहीं था और ये वहाँ की स्थानीय भाषा में वहाँ की ही एक परंपरा बनकर रह गई। किशनगढ़ी के लोगों ने इस गाथा को संकुचित स्वरूप को ग्रहण कर लिया। अब इसका संकुचन जो हुआ उसी को वहाँ के लोगों ने ग्रहण कर लिया। गोवर्धन ग्रामीण व्युत्पत्ति के रूप में गोवर्धन बन गया और भागवत पुराण में वर्णित गोवर्धन पर्वत किशनगढ़ी के प्रत्येक परिवार के आंगन में गोबर पर्वत के रूप में देखने में आता है। गोबर के बने हुए पर्वत को तिनके और रुई से बनाए गए पेड़ों से सजाया जाता है। गोबर की ही बनी हुई दीवारों के भीतर उन सभी गायों, बैलों, भैंसों के गोबर से संकेतमय रूप से बनाया जाता है। इस प्रकार बने हुए गोवर्धन पर्वत में परिवार के लिए दूध तथा जानवरों के लिए चारे के भावी लाभ के रूप में जानवरों को चारा खिलाने की नाद, दूध निकालने के बर्तन, मथनी आदि को भी चित्रित किया जाता है। इस दिन परिवार के वास्तविक ग्वाले को 1 रुपया दिया जाता है। स्त्रियां तथा बच्चे गोवर्धन पर्वत के इस निर्माण कार्य को दिन में समाप्त कर देते हैं और शाम को प्रत्येक परिवार के सभी सगोत्री लोग मिलकर इस रूप में इनकी पूजा करते हैं और इसके मध्य स्थल पर एक दीपक जला दिया जाता है जिसमें बनाए गए पेड़ों के चारों ओर से धागा लपेटते हैं और गंभीर स्वर से पितामह गोवर्धन दीर्घायु हो के नारे लगाते हैं। किशनगढ़ी की बुनकर यानी कि जो जुलाहे जाति के लोग हैं वो कुछ और भी इससे जोड़ते हैं, क्योंकि दूसरे दिन प्रातःकाल गोवर्धन को जगाने के गीत गाने के लिए उन्हें कुछ धन दिया जाता है, जिसके बाद ही गोबर की प्रतिमाओं को दैनिक ईंधन के लिए तोड़ा जा सकता है। किंतु उत्सव में बचे हुए गोबर का एक भाग अलग रख दिया जाता है जिससे एक बहुत बड़ा पटाखा बनाया जाता है, जिसे सूखने के बाद पवित्र मानकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है और होली दहन के समय उसे जला दिया जाता है। मैक्यू मेरिट के अनुसार स्थानीयकरण की परंपरा की जो प्रक्रिया है वो भारत की देशी सभ्यता के अंतर्गत लघु समुदायों के रचनात्मक कार्य की विशेषता का निर्माण करती है। यह गति जो सार्वभौमिकरण के विपरीत है के लिए मैक्यू मेरिट ने स्थानीयकरण शब्द की अवधारणा को सुझाया है। दूसरा हम त्योहार देखते हैं। दूसरा है नवदुर्गा का त्योहार नोरथा। किशनगढ़ी में नवदुर्गा का त्योहार स्थानीयकरण का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। महान परंपरा के संस्कृत साहित्य में इस त्योहार के अनेक पूर्व उदाहरण मिलते हैं। मैक्यू मेरिट ने दशहरे के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार व नवदुर्गा या नवरात्रि का उल्लेख किया है। संपूर्ण भारत में इन 9 दिनों में महान परंपरा से संबंधित दुर्गा, काली, पार्वती, शक्ति, देवी अन्य सभी नामों तथा स्वरूपों तथा शिव की अर्धांगिनियों की पूजा के लिए माने जाते हैं। महान परंपरा से संबंधित नवरात्रि के पर्व का रूप किशनगढ़ी में एक देवी जो नोरथा के नाम से जानी जाती है की पूजा करते हैं। नोरथा शब्द जिसे किशनगढ़ी में किसी देवी का नाम माना जाता है नवरात्रि का ही अपभ्रंश रूप है। मेरिट के अनुसार गांव के प्रत्येक 10वें परिवार में नोरथा देवी की प्रस्तुत करने वाली मिट्टी की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है और 9 दिनों में प्रातः तथा सायं इन मूर्तियों के सम्मुख स्त्रियां और लड़कियां नोरते की पूजा करती हैं। त्योहार के 9वें दिन प्रत्येक पूजा करने वाला समूह अपनी अपनी मिट्टी की गेंदों को ले जाता है और एक दूसरी देवी के टीले पर जो कि पथवाड़ी का कहलाती है तथा जो गांव के निवास क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर स्थित है के शिखर पर इकट्ठा कर देती हैं। मैक्यू मेरिट ने बताया कि इस प्रकार किशनगढ़ी में नौ दुर्गा का त्योहार भारतीय सभ्यता के अंतर्गत लघु समुदायों की निरंतर सृजनात्मकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो महान तथा लघु परंपराओं के मध्य संपर्क में मात्र अर्थ की हानि तथा भाषा संबंधी भ्रम के कारण एक नवीन लघु देवी की उत्पत्ति हुई है। अतः मेरिट के अनुसार नोरथा एक संकुचित देवी के रूप में समझा जा गया है। तो इस तरीके से स्थानीयकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कई स्थानीय परंपराओं और विश्वासों का उदय होता है। धन्यवाद।